गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे विशेषण। बच्चों, विशेषण पढ़े तो आपने पहले भी होंगे, आज फिर से इसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। आइए, विशेषण। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला। विशेषण जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है कि कुछ विशेष, विशेषता उत्पन्न करने वाला। विशेषता उत्पन्न करने वाला जो शब्द होता है उसे हम विशेषण, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। कैसे, आइए बच्चों समझते हैं। जैसे हिंदी के नए अध्यापक श्री अरुण कुमार हैं। मैंने आपको अरुण कुमार जी के विषय में मैं आपको बता रही हूँ। हिंदी के नए अध्यापक श्री अरुण कुमार हैं। वे परिश्रमी हैं, वे स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, उनका रंग गोरा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने अरुण कुमार जी के विषय में बात की। अब हिंदी के नए अध्यापक, अध्यापक क्या है? संज्ञा है। यहाँ पे अरुण कुमार जी की बात हो रही है कि अरुण कुमार जी, अब मैं उनकी विशेषता बता रही हूँ कि अध्यापक जो अरुण कुमार जी हैं वो क्या है? नए हैं। अध्यापक तो है वो और नए अध्यापक है यहाँ पर। फिर वे परिश्रमी हैं, उन्हीं के विषय में बता रही हूँ, उनकी विशेषता बता रही हूँ मैं आपको। वे परिश्रमी हैं, अध्यापक की बात हो रही है अरुण कुमार जी की, वो नए हैं। दूसरी बात, अरुण कुमार जी परिश्रमी हैं। तीसरी बात, वे स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। बात यहाँ पे उनकी ही हो रही है। वस्त्र कैसे पहनते हैं? स्वच्छ पहनते हैं। तो ये वस्त्रों की विशेषता हो गई कि ये स्वच्छ पहनते हैं। परिश्रमी उनका गुण हो गया कि वो परिश्रमी है। उनका रंग गोरा है। यहाँ पे मैं उनके रंग की विशेषता आपको बता रही हूँ कि उनका रंग जो है गोरा है। तो ये जो बच्चों मैंने शब्द का प्रयोग किया, उनकी विशेषता बताने वाले शब्द, तो ये शब्द विशेषण है। अब आपने देखा, मैंने यहाँ पे अरुण कुमार जी के विषय में बताया। अरुण कुमार क्या है? संज्ञा है, कि किसी के भी नाम को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा है, अध्यापक है, अध्यापक भी संज्ञा शब्द है। तो अध्यापक नया है, नए है। यहाँ पे संज्ञा की विशेषता बताई, तो ये विशेषण है। दूसरी लाइन में वे परिश्रमी है। वे शब्द होता है सर्वनाम। यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बताई गई कि वे कैसे हैं? परिश्रमी, ये विशेषण शब्द है। वे स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र भी संज्ञा शब्द है। यहाँ पे देखिए, वस्त्र संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताए, कैसे वस्त्र पहनते हैं? स्वच्छ पहनते हैं। उनका रंग गोरा है। रंग भी जो है बच्चों संज्ञा में आता है, ये कैसा है? गोरा है। तो संज्ञा, या जो आपने ये 3-4 लाइनें पढ़ी हैं अरुण कुमार जी के विषय में, उसमें उसके आधार पे मैं आपको इसकी परिभाषा बताती हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे संज्ञा हमारे अरुण कुमार जी, वे, ये शब्द जो हो गए संज्ञा सर्वनाम है, तो इनकी विशेषता जो शब्द बता रहे हैं वो विशेषण है। तो ये सारे शब्द जो हो गए बच्चों विशेषण हो गए। तो इसकी परिभाषा हो गई, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे परिश्रमी, गोरा, स्वच्छ, काला, सुंदर, 3, 4, इस तरह से ये सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम विशेषण को ठीक से पढ़ते हैं विस्तार से। मैंने जैसे अभी आपको बताया, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अब बच्चों हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। आइए चार्ट पे आ जाइए, चार्ट के थ्रू मैं आपको पढ़ाती हूँ। भेद देखिए, पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। फिर से सुने, जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम के गुण, रंग, रूप, आकार, स्वाद, स्थान, गंध आदि का पता चलता है वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे बच्चों ईमानदार, मूर्ख, सुंदर, लाल, मोटा, कड़वा, मधुर, युवा, मुलायम, सुगंध, दुर्गंध, ये सारे शब्द जो आते हैं बच्चों गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसका उदाहरण देखिए, बगीचे में सुंदर फूल हैं। यहाँ देखिए, फूल क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द है। बगीचे में सुंदर फूल है में फूल संज्ञा शब्द है, और विशेषता क्या है इसकी कि ये सुंदर है। यहाँ देखिए, ये शब्द यहाँ पे सुंदर शब्द जो है विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि फूल की क्या है वो दशा है, कैसा है वो? सुंदर है। आगे देखिए दूसरा उदाहरण, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे भी संज्ञा शब्द है। क्या कर रहे हैं वो? कैसे हैं वो? स्वस्थ हैं। उनकी अवस्था, उनकी दशा है कि वो स्वस्थ है। श्याम ने लाल रंग की कमीज पहनी है। अब देखिए, कमीज यहाँ पे संज्ञा शब्द है। किस रंग की है? लाल रंग की है। तो ये भी हो गया गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें उसकी
अवस्था का, रंग रूप का, रंग का पता चल रहा है कि रंग कैसा है उसका, लाल है। अगला उदाहरण है कप में गर्म चाय है। चाय भी बच्चों संज्ञा है। तो मैंने जैसे आपको बताया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। गुणवाचक में उनके गुण, रंग, रूप आदि देखा जाता है। तो यहाँ पे चाय कैसी है, गर्म है। तो ये हो गया बच्चों गुणवाचक विशेषण, विशेषण का पहला भेद। अब आइए बच्चों हम बढ़ते हैं विशेषण के दूसरे भेद की ओर, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वो होते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 40, दोनों, दूसरी, अनेक, 10, कुछ। देखिए बच्चों ये सारी संख्याएं हैं, 40, दोनों, दूसरी, अनेक, 10, कुछ। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक, जैसा नाम से पता चलता है निश्चित, यानी कि किसी चीज का होना, बिल्कुल निश्चित होना, कंफर्म होना। संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द निश्चित संख्यावाचक होते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। सबसे पहली बात, छात्र क्या हो गए, संज्ञा हो गए, इसका विशेषण क्या हुआ, 40। और 40 कौन सा विशेषण हुआ, संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि गिनती हो रही है, ये संख्या का पता चल रहा है। और संख्यावाचक विशेषण में भी ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ, क्योंकि ये निश्चित है कि मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, टोकरी में 20 आम रखे हैं। आम क्या है, संज्ञा है 20। ये निश्चित है कि टोकरी में 20 आम है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार, दूसरा भेद अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब जिसकी संख्या का निश्चित न होना कि वो कितनी है। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले शब्द अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। जैसे लंका में अनेक महल जल गए। अब देखिए बच्चों, लंका में अनेक महल जल गए। महल संज्ञा शब्द हो गया। अनेक, यहाँ पे अनेक शब्द आ रहा है कि जले तो हैं, संख्यावाची तो है ये, लेकिन पक्का नहीं पता कि कितने जले हैं। अनेक शब्द आता है अनिश्चित संख्या में। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। अब लोग है यहाँ पे संज्ञा, लेकिन बहुत सारे जो आ रहा है ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है कि कितने मारे गए। मारे तो बहुत सारे गए, लेकिन कितने ये पक्का नहीं है। तो बच्चों संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ये विशेषण का दूसरा भेद है। आओ बच्चों अब तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध होता है, संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या परिमाण, जैसे 2 मीटर, 1 किलो, कम, बहुत, ज्यादा। अब परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे संख्यावाचक 2 प्रकार थे, ऐसे ही परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में फिर से आप उसी शब्द पे आ जाइए, किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का या परिमाण का बोध कराने वाले शब्द। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। अब कपड़ा संज्ञा है, कितना चाहिए, 2 मीटर। कपड़े की विशेषता क्या हुई यहाँ पे बच्चों, ये विशेषण ये है इसमें कि 2 मीटर, कितना, 2 मीटर। तो ये निश्चित हो गया कि मुझे 2 मीटर चाहिए। अब देखिए बच्चों, ये जो चीजें होती हैं, संज्ञा सर्वनाम यहाँ पे दिया हुआ है, पदार्थ की मात्रा या परिमाण। तो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ इनमें ऐसे ही हो गए जिन्हें हम माप तोल सकते हैं। देखिए 2 मीटर कपड़ा, तो इसमें 2 मीटर शब्द जो हो गया निश्चित परिमाणवाचक में हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, बाजार से 1 लीटर दूध ले आओ। अब दूध लाना है, कितना लाना है, 1 लीटर, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक के दूसरे भेद पर आइए, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है बच्चों, किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध न कराने वाले शब्द। वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध जिससे नहीं होता है वो अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। जैसे बीमार को थोड़ा पानी दो। पानी देना है, कितना, थोड़ा, मतलब इसमें निश्चित नहीं है उसको कितना देना। यहाँ कहा गया थोड़ा, ये नहीं कहा गया 1 कप दो, 1 गिलास दो, ऐसा नहीं कहा गया, थोड़ा कहा गया, तो वो निश्चित नहीं है। मेरे पास बहुत सारे सेब है, सेब संज्ञा हो गई, कितने हैं, बहुत सारे हैं, विशेषण शब्द हुआ यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन ये
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो ये थे बच्चों 3 भेद। अब चौथा भेद हम इसका पढ़ते हैं विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। सर्वनाम आप जानते हैं, संज्ञा के स्थान पे आने वाला शब्द सर्वनाम होता है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा से पहले, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं वो सर्वनामिक विशेषण, जैसे यह, ये, वह, वे, कोई, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं बच्चों। देखिए उदाहरण, कोई लड़का मेरा काम कर दो। अब लड़का संज्ञा शब्द है, लेकिन ये यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कोई, ये किससे पहले आया? लड़का से, यानी कि संज्ञा से पहले आया ये कोई। कोई लड़का मेरा काम कर दो, तो ये यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो गया है। तो ये संज्ञा से पहले आ रहा है तब भी ये विशेषण, और दूसरा संज्ञा से पहले आ रहा है जो कि सर्वनाम शब्द है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों विशेषण का अगला भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो शब्द व्यक्तिगत संज्ञा के संबंध को किसी वस्तु के साथ बताते हैं। व्यक्तिगत संज्ञा के संबंध को किसी वस्तु के साथ बताते हैं। देखिए भागलपुरी चादर बहुत मशहूर है। अब जो चादर है कहाँ की? भागलपुरी, बहुत मशहूर है, तो इसलिए आ गया व्यक्तिगत विशेषण में। काबुली चना खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। बात किसकी हो रही है? चने की। कैसा लगता है? स्वादिष्ट लगता है। कहाँ? कौन सा चना? काबुली। तो यहाँ पे काबुली चने की बात हो रही है तो इसमें ये स्वादिष्ट शब्द विशेषण हो गया आपका, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन कौन सा चना? काबुली चना। तो व्यक्तिगत, यहाँ पे सिर्फ काबुली चने की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ भागलपुरी चादर की बात हो रही है जो कि बहुत मशहूर है। तो ये होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला होता है बच्चों प्रश्नवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ पूछने की बात होती है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ पूछने की बात होती है। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तुम्हारा, देखिए सर्वनाम शब्द है, यहाँ पे इसके विषय में, सर्वनाम के बारे में पूछा रहा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। तो ये प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न है पूछा। क्या तुमने सारे प्रश्न याद किए? यहाँ भी देखिए बच्चों सर्वनाम, तुम शब्द जो है सर्वनाम में आता है। तो क्या तुमने सारे प्रश्न याद किए? यहाँ देखिए डेफिनेशन इसकी कि सर्वनाम या संज्ञा के विषय में कुछ पूछने की बात होती है। यहाँ पे सर्वनाम के विषय में पूछा जा रहा है कि क्या तुमने सारे प्रश्न याद किए। तो ये हो गए बच्चों विशेषण के भेद। तो आगे देखिए बच्चों प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? देखिए विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अभी तक हम विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण होते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, और प्रविशेषण होते हैं जो कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। देखिए जैसे आम का पेड़ बहुत ऊंचा है। अब मैंने बोला आम का पेड़ बहुत ऊंचा है, इसमें विशेषण क्या हुआ बच्चों? ऊंचा। कि बात किसकी हो रही है? आम के पेड़ की। आम का पेड़ बहुत ऊंचा है, ये हो गया विशेषण शब्द। लेकिन यहाँ पर बहुत शब्द क्या है? ऊंचा की भी विशेषता, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द? बहुत शब्द। तो ये हो गया यहाँ पे प्रविशेषण। ये यहाँ पे ऊंचा तो हो गया विशेषण और बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण, क्योंकि ये ऊंचा शब्द की विशेषता बता रहा है। ये होता है प्रविशेषण। ऐसे दूसरे वाक्य में देखिए यह है चित्र अत्यंत सुंदर है। अब देखिए चित्र है संज्ञा शब्द, सुंदर शब्द है विशेषण। चित्र कैसा है? सुंदर है। चित्र जो है सुंदर है, तो विशेषण शब्द चित्र की विशेषता बता रहा है। लेकिन अत्यंत शब्द जो है इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि वो कितना सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है। तो ये हो गया यहाँ पर प्रविशेषण शब्द। ये होता है बच्चों प्रविशेषण, जो कि विशेषण की भी विशेषता बताता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। आ जाइए बोर्ड पर। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो बच्चों मूल अवस्था क्या होती है? मूल अवस्था होती है जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम की सामान्य से विशेषता बताने के लिए होता है, तो वो मूल अवस्था होती है। जैसे ये देखिए महेंद्र एक अच्छा लड़का है। महेंद्र एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे मैंने बोला कि महेंद्र कैसा लड़का है? अच्छा है। कैसा है? एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे सिर्फ मैंने महेंद्र की बात की, किसी और की नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ महेंद्र यानी कि संज्ञा की बात हो रही है।
कि मैं उसकी विशेषता आपको बता रही हूँ कि महेंद्र एक अच्छा लड़का है। तो ये हो गई इसकी मूल अवस्था। अब इसकी उत्तर अवस्था पर आइए। उत्तर अवस्था, उत्तर अवस्था में क्या होता है बच्चों का, जब किसी दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी चीज की दो के बीच में तुलना की जाती है, उसमें दोनों में अच्छा कौन है, दोनों में श्रेष्ठता किस में है। जैसे गंगा यमुना से अधिक लंबी नदी है। अब देखिए यहाँ पे दो की बात हो रही है, गंगा की और यमुना की। गंगा यमुना से अधिक लंबी है, तो अधिक लंबी कौन है, गंगा है। यहाँ पे देखिए गंगा यमुना से अधिक लंबी है, यहाँ दो के मध्य की बात हो रही है कि इन दोनों में लंबा कौन है ज्यादा, तो गंगा ज्यादा लंबी है। तो यहाँ पे गंगा की विशेषता बताई गई। इसके बाद है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में उत्तम अवस्था में जब दो या दो से अधिक, दो तक तो हमारा उत्तर अवस्था में आता है, दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की अच्छाइयाँ या उसकी बुराइयाँ आदि बताई जाए, मतलब तुलना की जाए, चाहे वो अच्छे के रूप में हो चाहे वो बुरे के रूप में हो, लेकिन वो दो से अधिक का होगा, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो उसमें जब तुलना होती है तब ये होती है उत्तम अवस्था। जैसे हमारा गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। अब देखिए भारत में कई सारी नदियां हैं, तो यहाँ पे सभी नदियों में पवित्र विशेषता क्या होनी चाहिए, पवित्र, कि सभी नदियों में पवित्र कौन है, तो गंगा है। तो यहाँ पे ये हमारी होती है उत्तम अवस्था। तो ये थे बच्चों हमारे विशेषण की अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में किसी सामान्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। उत्तर अवस्था में किसी दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के तुलना की जाती है, उसमें जो श्रेष्ठ हो। और उत्तम अवस्था में दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की तुलना की जाती है, तो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो उत्तम अवस्था में आता है। जैसे गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो ये थे बच्चों हमारे विशेषण।